जब शब्द चुप हो जाते हैं तब रंग बोलते हैं, और जब रेखाएं आकार लेती हैं तो वो मनुष्य की आत्मा का भूगोल बन जाती है। आज के समय में जब सब कुछ जल्दी होता है, शब्द जल्दी बोल दिए जाते हैं, रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, फैसले जल्दी ले लिए जाते हैं, तब कला एक ऐसा माध्यम बनता है जो मनुष्य की आत्मा को ठहराव महसूस कराता है। एक कैनवस जब खाली होता है तो वो किसी साधु की तरह मौन होता है, और जब उसमें पहली बार रंग भरा जाता है तो ऐसा लगता है वो जैसे किसी छोटे बच्चे की तरह पहली बार मां बोल रहा हो। चित्रकला की चर्चा करते हुए हम देहरादून की एक आर्ट गैलरी में पहुंचे हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। और इस गैलरी के ओनर अरविंद गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप एक चित्रकार हैं और आपके द्वारा विभिन्न पेंटिंग्स की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। सबसे पहले तो सर ये बताइए, एक चित्र की डेफिनेशन क्या होती है? आखिरी आर्ट फॉर्म किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? देखिए, कला एक है अपने भाव की अभिव्यक्ति जी। अब उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो हम जिस माध्यम में डील कर रहे हैं वो है विजुअल आर्ट, जिसको बोलते हैं कि जिसको आप देख सकते हैं, देख के उसका आप उस अभिव्यक्ति का आनंद लेते हैं देख के। तो कला हमेशा से भाव की ही अभिव्यक्ति है। तो मैं यही मानता हूँ, और शायद बड़े लोग भी इसको यही इसी तरीके से कहते हैं कि जब आपके भाव उत्पन्न हुए, वो भाव व्यक्त करने का जो माध्यम है वो कला है। उसमें डांस भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है, और बोलने का भी एक कला है जी। तो इस तरीके से इस आर्ट गैलरी में हम मौजूद है और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कई प्रकार की पेंटिंग्स हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, इस आर्ट गैलरी की शुरुआत आपने कैसे करी, किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ? देखिए, सफ़र तो आर्ट के साथ मेरा बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको समराइज़ करूँ कि ये मेरे दिमाग में किस तरीके से उत्पन्न हुआ। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं काम कर रहा था, कुछ 18-20 साल जॉब किया, और आर्ट हमेशा से मैं करता आ रहा था अपने फ्री टाइम में या वीकेंड में। तो उसके बाद मन आया कि क्यों ना अपने प्रदेश में जाके कुछ करें। मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो अपने प्रदेश में जाके कुछ करें, और ऐसा करें जो फैमिली के साथ हो, अपने लोगों के साथ मिलके हो, और वो हो जो आप दिल से हमेशा से करना चाहते हो। तो वो रेस से हट के, क्योंकि कला बचपन से कर रहे थे, तो वो दिल की बात थी, उसको फिर अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम चुना, और फिर यहाँ पे आए, जॉब छोड़ के इधर सेटल किया। अब गैलरी का जो आइडिया दिमाग में आया, वो मेरा एक छोटा ब्रदर है, वो भी पर्यावरण मंत्रालय में कार्यरत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आर्ट अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से यहाँ पे इस शहर को आर्ट के जरिए अवेयरनेस देनी चाहिए, क्या हमारा योगदान रह सकता है उस फील्ड में। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं, सब कला कर रहे हैं, लेकिन कलाकार और जो उसके चाहने वाले हैं या उसके खरीदार हैं, उनके बीच में एक गैप है। कोई मंच ऐसा नहीं है जहाँ पे इसको लाया जा सके कि कलाकार भी आए, खरीदार भी आए, चाहने वाला भी आए, और सोशली अवेयरनेस भी फैले। क्योंकि कला अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। कला से उसको देख के और उसको प्रदर्शित करके बहुत बदलाव लाए जा सकते हैं समाज में, उसके थ्रू बहुत सशक्त मीडियम है ये। तो ये सोचते हुए हमने कहा यहाँ पे एक ऐसी चीज़ क्रिएट करें जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो जी, और मंच भी मिले। यहाँ के कलाकार जो पैशनेट हैं काम करने के लिए, उनको दिल्ली जाके अपनी प्रदर्शनी लगाने बहुत कॉस्टली पड़ेगी, यहाँ पे उनके लिए अफोर्डेबल मंच बनाया जाए। तो इसी प्रयास के तहत हम दोनों भाइयों ने इस गैलरी का एक स्टार्ट किया, और इसको जो है इस तरीके से लेके आए कि हम यहाँ के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दे सकें। और इस दिशा में हम लोग जो है अभी तक पिछले 2.5 साल में 6 प्रदर्शनियाँ यहाँ पे आयोजित कर चुके हैं जी, जिसमें बाहर के कलाकारों को भी मौका मिला है और यहाँ के लोकल कलाकारों को भी मौका मिला है। तो हमारी पहली प्रदर्शनी में 1 कलाकार ने भाग लिया था, और 6वीं में 20 कलाकार थे जो देहरादून के अंदर या उत्तराखंड से थे। तो मैं ये मानता हूँ कि वो प्रयास सार्थक रहा है, जिस सोच के साथ हम बढ़े थे कि यहाँ के कलाकारों को मौका मिले, और साथ ही साथ आर्ट का एक बड़ा अच्छा सर्कल बन गया है। लोग मिलने जुलने लगे हैं इस माध्यम से। अब यहाँ पे 20 कलाकार तो वो हैं जो भाग ले रहे हैं, लेकिन 20 के अलावा कुछ कलाकार ऐसे हैं जो भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको एक मंच मिल गया विचारों के आदान प्रदान का जी। वो दूसरे बड़े कलाकार से मिल रहे हैं, उनसे कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उससे कला का एक उन्नति हो रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि शायद हम सही दिशा में हैं और इसी दिशा में भी आगे बढ़ते रहेंगे। सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कई प्रकार की पेंटिंग्स देखने को मिल रही है और अलग अलग थीम्स पे पेंटिंग बनाई गई है। थोड़ा सा इन पेंटिंग्स के बारे में बताइए, क्या थॉट प्रोसेस रहता है एक पेंटिंग को बनाने के पीछे?
देखिए कला का जो है, जैसे मैंने बोला कि वो भावों की अभिव्यक्ति है। हमारा पिछला आयोजन जो कला का यहाँ पे रहा वो था अग्नि तत्व के ऊपर, जी। फायर एलिमेंट। तो जैसे हमारे पंच तत्व हैं, उसमें से अग्नि बहुत बड़ा तत्व है। उत्पत्ति ही अग्नि से हुई है और अग्नि ही अंत भी है। तो अग्नि को लेते हुए हमने शुरू किया और उस वो थीम जब कलाकारों तक पहुंचा तो उन्होंने अपनी अपनी अभिव्यक्ति की है। जैसे आप देख सकते हैं ये कलाकार ने अग्निदेव को एक मान के उसकी एक रूप बनाया है, अपने अपने भावों को अपने तरीके से अभिव्यक्त किया है। तो आप कहीं पे भी अगर इस पेंटिंग को देखेंगे तो ये ओरिजिनल वर्क है, ये किसी चीज़ से उतारा नहीं गया है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। अग्नि के बारे में जिस कलाकार ने कुछ पढ़ा, समझा, उसके भावों को समझा, जैसे आप देखेंगे इसके 3 पाँव दिखेंगे आप, जी। अग्निदेव के 3 पाँव होते हैं। तो अग्निदेव के पास ही एक वो जैसे स्वाहा करते हैं, तो ये कहा जाता है कि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि में तो आप समर्पित करते हैं, लेकिन जो स्वाहा है वो उनकी पत्नी है अग्निदेव की। मुझे भी ये इस आर्टिस्ट के द्वारा पता चला। तो कला का एक माध्यम देखिए, वो पेंटिंग यहाँ पे लगी थी, अभी वो किसी दूसरी एग्जीबिशन में गई हुई है दिल्ली में। तो ये दोनों पेंटिंग साथ में थी, अग्निदेव की पत्नी स्वाहा। तो अग्निदेव में तेज है, स्वाहा में शांति है, वो कंट्रास्ट है एकदम। वो अग्नि ने तो उसको संभाल लिया और स्वाहा ने शुद्ध करके बाहर निकाला। जी। इसीलिए बोलते हैं ना, यज्ञ करने के बाद शुद्धि होती है, दीपक जलाने से शुद्धि होती है। तो अग्नि का ये वो भाव है। अब आप इधर देखेंगे तो ये भी भाव अग्नि का ही है, लेकिन ये भाव है डिवोशन का, कि हम जब उस भक्ति में डूबते हैं ना तो हम उसको पा लेते हैं। तो ये पार्वती और शिव की भक्ति की कहानी है। कितनी उसने भक्ति की थी, कई सौ सालों, हजारों साल की भक्ति के बाद, कई जन्म के बाद, तब जाके शिव जी पार्वती को दोबारा से प्राप्त हुए थे। तो ये है फायर ऑफ डिवोशन। तो ये उसने अपने भावों को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की। जी। अब ये वाला देखेंगे आप तो ये भी अग्नि का ही रूप है। अच्छा। अब आप इसको आप ध्यान से देखिए। पहले तो ये कोलाज वर्क है, मतलब पेपर की कटिंग से बनाया हुआ वर्क है, ये कलर से बनाया हुआ वर्क नहीं है। कलरफुल पेपर को असेंबल किया है, जिसको कोलाज बोलते हैं। उस कोलाज में अब अग्नि का आप देखेंगे, जैसे लगेगा जैसे ये दीपक है ना, दीपक की लौ, वो दीपक की लौ दिखेगी। लेकिन ये दो इंडिविजुअल का एक वो मूवमेंट है, उस मूवमेंट की आग है। वो बोलते हैं ना प्यार में है तो प्यार एक इमोशन है, लेकिन प्यार में जब नजदीक आते हैं तो वो एक पल है। उस पल की अग्नि आर्टिस्ट ने अपने तरीके से बयान की। तो देखो कितनी खूबसूरती से। जी बिल्कुल। आप बोल सकते हो कि हमारे अंदर प्यार की अग्नि है। मैं आपको 2 पेंटिंग और दिखाता, लेकिन वो दोनों पेंटिंग सेल हो गई है। वो उस इमोशन की पेंटिंग थी जिसमें बोलते हैं ना कि पैशन ऑफ लव, लेकिन ये मोमेंट ऑफ लव है। तो उस मोमेंट का एक पर्टिकुलर मोमेंट का, 1 सेकंड का वो मोमेंट है और उसकी अग्नि इसमें दिखाई गई। जी। जैसे कि सर आपने बताया कि हर एक पेंटिंग के पीछे का एक भाव होता है, एक इमोशन होता है, और इतिहास के पन्नों में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये भी देखा गया है कि जो आर्ट फॉर्म है वो क्रांति पैदा करने का भी एक जरिया बनी है। तो आप क्या मानते हैं, आप एक चित्रकार हैं, आपने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई हैं, कितना बेहतर माध्यम है संदेश पहुंचाने का, एक अलग नजरिया देने का लोगों को? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कला जो है 2 तरीके से आपको प्रभावित करती है। एक है जो आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। तो आंतरिक रूप से आप इस रंगों को देख रहे हैं, इन रंगों से एक ऊर्जा आपके अंदर पैदा हो रही है। जी। है ना, जैसे हम सफ़ेद देखते हैं ना तो मन शांत होता है। हमारे बड़े साधु संत लोग भी हमेशा सफ़ेद को पसंद करते थे, क्योंकि वो ऊर्जा को बढ़ाता है और बुरी ऊर्जा को, नेगेटिव जिसको बोलते हैं, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स, उनको रेडिएट कर देता है, वापस फेंक देता है, आने नहीं देता। इसलिए संत लोग हमेशा सफ़ेद पहनते थे। तो सफ़ेद वो रंग है। अब पूजा पाठ में या धार्मिक प्रतिष्ठानों में येलो रंग है ना, पीला रंग या ऑरेंज जिसको भगवा बोलते हैं, क्यों होता है? क्योंकि वो उस ऊर्जा का प्रतीक है जो उस धार्मिक अनुष्ठान या अच्छे कार्यों में चाहिए। पॉजिटिव ऊर्जा है। सूरज की भी वही है, येलो उसमें दिखाया जाता है। जी। वहीं काला उस डार्कनेस को, उस सैडनेस को,
और सारी नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेता है अपने अंदर। तो रंगों का एक आंतरिक प्रभाव तो ये है कि जिस रंग को आप देखते हैं उससे आपके अंदर एक प्रभाव पड़ता है। जैसे इस पेंटिंग को आप अगर 10 मिनट आप इसके सामने खड़े हो जाओ, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इसको देखो, तो आपके अंदर खुद वो एड्रेनलिन रश शुरू हो जाएगा, एक वो पैशन बहना शुरू होगा। मतलब आपको लगेगा कि खून ऐसा दौरा हो रहा है, इसको बोलते हैं। इस पेंटिंग में वो दम है। अब बाह्य रूप ऐसा होता है कि लेट्स सपोज ये पेंटिंग आप ये देखिए, ये वुडन वर्क यहाँ पे बना है जी, है ना, तो ये एक मैसेज है। इस मैसेज के थ्रू हमारे समाज की अग्नि दिखाई गई है, वो जो हमारे घर को, परिवार को, हमारे बच्चों को झुलसा रही है, वो बुराई की आग है। और उसमें एक चिड़िया बूंद बूंद पानी डालने की कोशिश कर रही है, उसको बुझाने की कोशिश कर रही है। तो मतलब वो ये मैसेज दे रही है कि भाई हम लोग अच्छाई को खत्म ना करें, उस अच्छाई को अपने समाज को दें, वापस दें, अच्छे काम करें, ताकि हमारे घर परिवार बच सकें, वरना इस बुराई की आग में सब झुलस जाएंगे। और मैं अकेले ही इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये हर एक की जिम्मेदारी है। जी, ये वो मैसेज है जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश वो करता है, हिम्मत करता है। अच्छा सर, आप पेंटिंग्स के भी देखें तो कई तरह के टाइप्स हैं, जैसे ये आपने अभी बताया ये आर्ट फीचर, ये स्कल्पचर फॉर्म ऑफ Sculpture पेंटिंग form है, और ये भी ये जो आपने collage बताया, है। ये कोलाज है। हाँ। और ये जाहिर सी बात है ये ब्रश के माध्यम से बनाया गया होगा। बिल्कुल। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं सर पेंटिंग के, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, आर्ट जो है ना, फ्रीडम का नाम है। पहले तो कि आप फ्री हो, जी, आपका जो मन कर रहा है आप उस मन से उसको व्यक्त कर लो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मीडियम। अब ये कैनवस पे बना हुआ है, ये पेपर से बना हुआ है, वो उधर कलर से बना है, इसमें ब्रश का इस्तेमाल है, उसमें ब्रश का एक भी इस्तेमाल नहीं है। रोलर होता है, वो रोलर से बना है। ये बोर्ड है जो सीमेंट बोर्ड होता है, उसके ऊपर बना हुआ है। अब ये वुड में बना हुआ है, तो इस और ये सीमेंट का बना हुआ है, जो ये स्कल्पचर है यहाँ पे, ये सीमेंट का बना हुआ है। जी, तो आप इसको किसी माध्यम से बांध नहीं सकते हैं, ये फ्री है। आपको लगता है कि आप दो लकड़ी को ऐसे रख के कुछ समझा सकते हैं, तो उसको ऐसे रख दो, वो आर्ट है। सर आप जब कोई पेंटिंग बनाने की शुरुआत करते हैं तो क्या थॉट प्रोसेस रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आर्टिस्ट के मन में भी कई सारे विचार आते हैं और उन्हीं विचारों को वो कैनवस पे उतारता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपका किसी आर्ट को बनाने, और कितना समय लगता है? देखिए, समय आर्ट के जो फॉर्म है, मैं आपको ब्रॉडली ऐसे बता देता हूँ कि आर्ट होती है एक रियलिस्टिक है, कि आपको जैसा दिख रहा है वैसे आपने बनाने की कोशिश की, हुबहू उतारने की कोशिश की। मुझे दिख रहा है कि एक सुंदर सा मोर नाच रहा है, एक पेड़ है, मौसम अच्छा है, वो मैंने उतारने की कोशिश की, उसको रियलिस्टिक आर्ट बोलते हैं। उसमें पेशेंस चाहिए, आपको आराम से करना पड़ता है, इत्मीनान से करना पड़ता है। फिर होती है एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो आप जैसे पुराने मास्टर्स के वर्क हम बोलते हैं ना, जैसे लियोनार्डो के या माइकल एंजेलो यूरोप में बड़े पॉपुलर हुए हैं, इनके वर्क रहे हैं वो रियलिस्टिक रहे हैं। पुराने वर्क हैं, बहुत बहुचर्चित वर्क है, रियलिस्टिक है, जैसे मोनालिसा बनी है, तो वो रियलिस्टिक वर्क है। उसके बाद एक दौर आया जब रियलिस्टिक वर्क होता है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। मतलब मैंने अगर ये लेडी बनाई है तो ये लेडी है, तो ये ऊर्जा लेडी की दिखाई है। अब आप एक मेल हो, आप बोलो यार कि ये ऊर्जा तो मेल में भी हो सकती है, आपने लेडी क्यों बनाई, या आपने हिंदू क्यों बनाया, आपने मंदिर क्यों बनाया। तो जब ये होने लगा तो कलाकारों ने एक नई उसमें जो है खोज की, और वो बनी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। तो आपको ये ठीक नहीं लग रहा है, ओके, मैं ये दिखाता हूँ आपको। अब आप इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, ये हर रिलीजन की है, हर जाति की है, हर देश की है, ये सिर्फ इंडिया की है और हिंदू रिलीजन की। तो रियलिस्टिक स्पेसिफिक होती थी, एब्स्ट्रैक्ट जेनरिक हो गई सबके लिए। ये आपके पूजा रूम में भी लग सकती है, ये आपके ड्राइंग रूम में भी लग सकती है, और आपके पोर्च में भी लग सकती है, आपके होटल में भी और रेस्टोरेंट में भी और ऑफिस में भी। लेकिन इसको आप अपने एक अच्छे स्थान पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ शिव है, पार्वती है। तो ये फॉर्म इजाद हुई ताकि सब लोग इसका आनंद ले सकें। और एब्स्ट्रैक्ट में भी फिर भावों को दिखाने का जो माध्यम है वो दो तरीके का है। एक है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैंने उस गुस्से में जो बनाया वो एब्स्ट्रैक्ट हुआ, और वो मेरा गुस्सा है। उसमें गुस्सा दिखेगा नहीं आपको, पर मेरा भाव गुस्से का था, मेरे दिमाग में गुस्सा था, वो बन गया। मैं सैड था, वो बन गया। वो सैड वहाँ आंसू नहीं दिखेगा आपको,
लेकिन वो भाव से बन गया, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। उसके लिए आप बहुत स्पीड में आपको वो इमोशन करना, क्योंकि इमोशन जो अभी है वो हो सकता है कल ना हो, कल तो मैं खुश हो सकता हूँ, लेकिन उदास तो मैं आज हूँ, तो मुझे आज ही बनाना पड़ेगा। जी सर, कभी ऐसा हुआ है जैसे आपकी जो सोच है और वो आपने कैनवस पे उतारने की कोशिश की, तो कभी ऐसा हुआ है कि गलती हो गई हो? क्योंकि इसमें तो फिर गलती की कोई गुंजाइश होती नहीं कि अगर एक बार आपने रंग भर दिया तो उसमें करेक्ट उसको कर पाना बेहद ही मुश्किल है। गलतियाँ नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो गलतियाँ तो होती हैं, और बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। जैसे हुसैन साहब जिस गलती का परिणाम भुगता उन्होंने लास्ट के टाइम पे अपने देश से तड़ी पार कर दिए गए, वो एक गलती थी उनकी ना, रिलीजियस गलती। अब वो आर्टिस्ट की नज़र में नहीं थी, पर सामाजिक तौर पे गलती थी। आर्ट के फॉर्म में उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया था, तो इसलिए वो, तो कलाकार भी जब कुछ बनाता है तो वो तो अपने भाव से बना रहा है, उसमें मिस्टेक्स भी होती हैं, और परफेक्ट कोई नहीं है। आप उस मिस्टेक को कुछ पकड़ लेते हो, कुछ नहीं पकड़ता। एक परफेक्ट कलाकार वही है जो मिस्टेक्स को भी खूबसूरती से दिखाना चाहे। जी सर, आपने देहरादून में आर्ट गैलरी खोली और कई प्रकार की यहाँ पे पेंटिंग्स है। देहरादून में आर्ट कल्चर कैसा है? यहाँ पे आर्ट का सर्कल कैसा है? किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब शुरुआती दौर में आया था तो यहाँ पे आर्ट ना कनेक्टेड नहीं था। आर्ट कर रहे थे जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो देहरादून के बाहर जाके प्रदर्शित कर रहे थे और वहीं सेटल हो रहे थे, जैसे जयपुर में या दिल्ली में या बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ कला का बड़ा बाजार है। अब जो यहाँ के कलाकार हैं उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनको कनेक्ट करने का एक मौका दिया। अभी जो लोग अच्छे कलाकार हैं और जो कला सीख रहे हैं, वो दोनों लोग यहाँ पे आए, मिले, विचारों के आदान प्रदान हुए, उनको कुछ सीखने को मिला। उनको जो अच्छे कलाकार हैं उनको एक मौका मिला कि चलो हम यहाँ पे भी अपना प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये कलाकार की पेंटिंग यहाँ लगी है, तो इस कलाकार को सीखने का कुछ मौका मिला इसकी पेंटिंग से, तो इसने सीख के कुछ और अच्छा तैयार किया अगली बार के लिए। तो ये प्रोत्साहन मिलने का एक मंच मिल गया और लोगों को मिलना जुलना हुआ। तो जो पहले अपने अपने घरों में बैठे थे, अब वो ग्रुप बना के अपने विचारों को कर रहे हैं और बाहर जाके आर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी घर में गैलरीज, छोटी छोटी गैलरीज बना दी हैं। तो पिछले 2.5 साल में मैं आई एम सेटिस्फाइड कि कुछ तो मैंने हलचल बना दी है। जी सर, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का अभी जो इमर्ज हुआ है, जिबली आर्ट फॉर्म आई है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो किस तरह से प्रभाव डाल रही है? क्या पेंटर्स की ज़िंदगी में कोई प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल होगा, उसका प्रभाव तो होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और बदलता हुआ जो भी परिवेश, बदलाव जो हमेशा होता है, वो बदलाव हमेशा कुछ ना कुछ नया भी लाता है और साथ में उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब वो खूबसूरती इंसान की है कि वो अपने दिमाग का किस तरीके से इस्तेमाल करके उस बदलाव के साथ अपने सामंजस्य बिठाता है। जी। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, जैसे कंप्यूटर्स आए तो जो 4 आदमियों का काम था वो एक कंप्यूटर करता है। आज के डेट में हम लेट्स सपोज बैंकिंग है, तो हम बैंक में जा ही नहीं रहे। पहले बैंक में आप शायद उस समय छोटे होंगे या पैदा ही नहीं हुए होंगे, पर पहले टोकन लेके 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था हमें पैसा मिले। जी। एक बैंक में पैसा लेने का जो प्रोसेस था पूरा दिन भर चाहिए था। आज की डेट में आपको पैसा ही नहीं चाहिए, वो आप UPI से ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2 मिनट में। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, इस बीच में मैन पावर की तो वो हुई है, जो सुविधा जहाँ मिली 10 है। लोग भी काम कर रहे थे अब वो 5 लोग कर पा रहे हैं। तो सुविधा के साथ साथ एक जॉब्स तो कट हुई है, लेकिन उसके माध्यम से कई जॉब क्रिएट भी हो गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी हमेशा ऐसा करती ही रहेगी, और AI है वो इंसान ने डेवलप किया, इंसान के दिमाग के ऊपर नहीं, लेकिन उस रेस में वही टिकेगा जो उस बदलाव के साथ अपने आप को बना के रख सके, उस AI को यूज़ करे। वो AI जिस दिन यूज़ करना शुरू कर देगी हमें, तो खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अरविंद गैरोला जी, जिनके साथ संवाद करके हमें पता चला कि एक आर्ट फॉर्म, एक पेंटिंग ना सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि इसके पीछे की एक पूरी दुनिया है। आप लोगों को भी अगर समय लगे तो जरूर देहरादून की इस आर्ट गैलरी में आइएगा और यहाँ पे विभिन्न पेंटिंग्स का लुत्फ उठाइएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।